हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 5th ऑफ नवंबर और 4th एंड 3rd ऑफ नवंबर के जो भी न्यूज़ आर्टिकल है अपार्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। सो मस्ट वॉच एंटायर वीडियो डिस्कशन एंड काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। मैप के थ्रू चीज़ों को देखेंगे तो हमें याद भी रहेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू यूएस फॉर्मली एग्जिस्ट पेरिस पैक्ट एमिंग टू कर्ब क्लाइमेट चेंज। तो अभी आपको पता है कि 2015 में एक जिसको ब्रेक थ्रू एग्रीमेंट बोला जा सकता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो क्या था? पेरिस अकॉर्ड। तो पेरिस अकॉर्ड को साइन किया गया था 2015 में। एंड तो जैसे हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑलरेडी कॉजिंग आइस इन द पोलर रीजन, है ना, कि जो आइस है पोलर रीजन में वो मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, and which is expected to cause sea levels to rise and possibly submerge parts of the world that are close to sea level. uh, Wait a moment. तो अभी ये है कि यूएसए ने जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने ऑलरेडी 2015 में मतलब क्या अनाउंस कर दिया था कि वो पेरिस अकॉर्ड को नहीं मानते हैं, है ना। तो उसके बाद उन्होंने फॉर्मली अब वो इससे एग्जिट कर लिया। अब पेरिस पैक्ट में 189 कंट्रीज अभी भी कमिटेड हैं कि वो इसे फॉलो करेंगी। अब इसमें क्या हुआ था, इसका एम ये था कि टू कीप द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड कितना रहना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो, मतलब नीचे रहना चाहिए। अगर देखो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, इससे आगे हो जाता है, तो इसके डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। वो कैसे? ये तो हमें देख रहे हैं कि आइस जो है मेल्ट है, इसकी वजह से जो समुद्र के किनारे के बिल्कुल क्लोज वाले जो कोस्टल रीजन होंगे वो सबमर्ज हो सकते हैं, उनके कुछ पार्ट सबमर्ज हो सकता है ना। तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा है। दूसरा क्या है कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हम देखने को मिलते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ड्रॉट्स हैं, है ना, ये भी हो सकता है। फ्लड्स हैं, ये सब हो सकता है। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि पेरिस अकॉर्ड जो है ये क्या रिक्वायर करता है कंट्रीज़ को, कि कंट्री जो है वो खुद के मतलब स्वैच्छिक तरीके से अपने जो वॉलंटरी टारगेट्स हैं वो सेट करें, है ना। वो किस चीज़ के लिए सेट करें? टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, जो उससे इमिशन होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो इसको क्या करें, वो कम करें। और दूसरा ये है कि अगर हम मतलब जो बाइंडिंग नहीं है वो क्या है, द ओनली बाइंडिंग रिक्वायरमेंट, ये मतलब बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। पहला जो टारगेट है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग। बट बाइंडिंग क्या है कि नेशंस को मतलब टाइमली जो है अपनी एक एक्यूरेट रिपोर्ट देनी होगी जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, कि हमने जो है इतना 2030 का टारगेट रखा है, इतना इसके लिए हमने 2015 में या 2016-17 में ये काम किए हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट उनको देनी होगी कि क्या क्या इस दिशा में आपने कदम उठाए हैं। एंड द यूएस इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट एमिटर आफ्टर चाइना ऑफ हीट ट्रैपिंग गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू कटिंग एमिशन एज सीन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो चाइना के बाद यूएसए ही है सेकंड बिगेस्ट एमिटर। और जबकि आपने वो जो डिबेट सुनी होगी दोनों की, जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की बीच में जो डिबेट थी, तो उसमें क्या बोला था इन्होंने कि चाइना एंड रशिया एंड इंडिया, है ना, यही क्या कर रहे हैं, अपनी जो एयर है उसको पोल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो यही मतलब उसका इनिशिएटिव भी ले, हम क्यों यहाँ पे इतना कंट्रीब्यूट करें, है ना। तो ये कहना था इनका, डोनाल्ड ट्रंप का। तो यहाँ पे यही कि इस कटिंग emission is seen as important. In recent weeks, China, Japan and South Korea have joined the European Union and several other countries in setting national deadlines, है ना। तो इन्होंने जो है डेडलाइन सेट किया टू स्टॉप पंपिंग मोर ग्रीन हाउस गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर। इसके लिए किसने ज्वाइन किया है? जापान, चाइना, साउथ कोरिया ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जो बाइडन, तो इन्होंने ये बोला है कि ये इसके फेवर में है, साइनिंग द यूएस बैकअप टू द पेरिस अकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमने एक आर्टिकल में भी डिस्कस किया था यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें। तो ये है ओके यहाँ पे इम्पैक्ट हिंजेस ऑन इलेक्शन रिजल्ट, तो सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि द यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट कार्बन एमिटर्स इन द वर्ल्ड कंपाइल्स विद द प्रोविजन ऑफ द पेरिस पैक्ट। अगर जो ट्रम्प है वो आते हैं, हु रिजेक्ट द साइंस बिहाइंड क्लाइमेट चेंज, वो री इलेक्ट होते हैं, तो दे से द गोल्स ऑफ द पैक्ट में नॉट बी अचीव्ड, है ना, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी यूएसए के इसमें। और बाकी ये कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट इसके होंगे लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। म्यांमार आर्मी चीफ एक्यूजेस गवर्नमेंट ऑफ अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक्स, ठीक है। तो म्यांमार के
जो आर्मी चीफ है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है, ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, जो मिलिट्री है, ये बोलते हैं कि मिलिट्री जो है गार्जियन है कंट्री की, एंड वो बिल्कुल जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको क्लोजली देख रहे हैं। एंड जनरल मिन ओंग हिलांग, ठीक है, तो ये यहाँ के मतलब यहाँ पे वो भी है थोड़ा मिलिट्री। और आपको पता है कि पहले अगर म्यांमार का आपने देखा होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिलते हैं, है ना, पहले क्योंकि मिलिट्री ही यहाँ पे रूल था, है ना। उसके बाद क्या था, अभी जो थी आंग सांग सूकी, है ना, तो आंग सांग सूकी जो है नेशनल लीग की डेमोक्रेसी जो है फॉर डेमोक्रेसी इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड टू विन संडेज वोट। तो यहाँ पे बस यही है म्यांमार से रिलेटेड न्यूज़, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देख लो, इथोपिया नियर्स वॉर एज पीएम ऑर्डर्स मिलिट्री इनटू डिफरेंट रीजन, ठीक है। तो यहाँ के जो इथोपिया है, इथियोपिया, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, अदिस अबाबा, ठीक है, तो इसको अभी हम देख लेंगे मैप में भी। और प्राइम मिनिस्टर अबे अहमद, ठीक है, तो इनको आपको पता होगा कि पिछले साल ही इनको क्या मिला था, नोबल पीस प्राइज में मिला था, है ना। इन्होंने क्या सुलझाया था, जो इरिट्रिया है, इरिट्रिया बोलते हैं उसको, एंड इथियोपिया का जो बहुत टाइम से जो क्लैश था, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, HOA इसको बोला जाता है। तो इन्होंने ये क्लैश को सुलझाया था, तो इनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था। तो अभी बस इन्होंने ये बोला है कि जो लास्ट रेड लाइन है दैट हैज़ ऑल्सो बीन क्रॉस्ड, एंड जो जितने भी मतलब अफ्रीका की जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं could plunge back into war that would send a shock wave through one of the world most turbulent region, the Horn of Africa। और जो इथोपिया के जो नेबर कौन है, सोमालिया, सूडान, है ना, एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ स्प्रेडिंग इंस्टेबिलिटी, तो सारी जगह पे इंस्टेबिलिटी आ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे इथोपिया के बारे में। इससे पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है, सऊदीज टू रिमूव की रिस्ट्रिक्शंस ऑन माइग्रेंट लेबरर्स, ठीक है, तो सऊदी ने जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए एक रिफॉर्म लाया है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो जितने भी फॉरेन जो विदेशी वर्कर्स होते हैं ना, कार्मिक विदेशी श्रमिक, तो उनके लिए क्या है, राइट टू चेंज जॉब्स, ठीक है, राइट टू चेंज जॉब्स। दूसरा ये है कि लीव लीव एंड री एंटर द कंट्री, कि वो री एंटर भी कर सकते हैं, छुट्टी भी ले सकते हैं। और जो है सिक्योर फाइनल एग्जिट वीज़ास विदाउट द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एम्प्लॉयर्स का कंसेंट लिए बिना ही वो क्या कर सकते हैं, एग्जिट वीज़ा भी जो फाइनल सिक्योर फाइनल एग्जिट वीज़ा है वो भी मतलब ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने अनाउंस किया है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि लेबर रिलेशन इनिशिएटिव इसको बोला गया है, ठीक है, इस स्लेटेड टू कम इनटू इफेक्ट मार्च 2021 से ये लागू होंगे। पोटेंशियली अराउंड अ थर्ड ऑफ सऊदी अरेबियाज टोटल पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन फॉरेन वर्कर्स इन द किंगडम, ठीक है, तो 10 मिलियन के अराउंड यहाँ पे फॉरेन वर्कर्स हैं। और काफिला सिस्टम आपने सुना होगा, तो ये बोल रहे हैं कि काफिला सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो रिफॉर्म है ये सारे रिफॉर्म यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एंड कतर ने भी विच इज़ प्रिपेयरिंग, ठीक है, कतर क्या कर रहा है, 2022 के लिए होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप को। और इन्होंने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, सिमिलर चेंजेस टू इट्स लेबर जो लॉज थे, है ना, उसमें चेंजेस किए थे। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, अंडर सऊदी अरेबिया रिस्ट्रिक्टिव कफाला सिस्टम वर्कर्स हैड लिटिल पावर, है ना, तो वर्कर्स के पास में पावर नहीं है टू एस्केप अब्यूज बिकॉज देयर एम्प्लॉयर्स कंट्रोल्स देयर एग्जिट फ्रॉम द कंट्री एंड देयर एबिलिटी टू चेंज जॉब्स। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चैलेंज था वो यही था कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया जाता था। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था तो उनके पास ये पावर नहीं होती थी कि वो यहाँ से एग्जिट कर पाएँ, क्योंकि वो पूरा एक तरह से उनकी फ़ीस, उनकी जो मतलब सैलरी है, सब चीज़ें एम्प्लॉयर्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैप के थ्रू हम एक बार देख लेंगे। एक और न्यूज़ यहाँ पे, स्टोम एटा पाउंड्स निकारागुआ होंडुरास, है ना, तो ये क्या है, स्टोम एटा निकारागुआ होंडुरास, आपको पता होगा जो सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, है ना, तो वहाँ पे है। हाँ, ये देखो सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में ये सारी, जैसे ग्वाटेमाला, वहाँ पे आपको पता है कि जेल भी है एक मेन, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अटलांटिक एटा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म्स टू दिस स्ट्राइक सेंट्रल अमेरिका इन एयर्स हिट निकारागुआ कैटेगरी 4 हरिकेन, है ना। ये भी हमने बताया था कि इन वाले रीजन में जो मैक्सिको वाला रीजन है ना, जो सदर्न है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें जो सदर्न रीजन है, तो वहाँ पे जनरली हरिकेन बोला जाता है, ठीक है, टाइफून को या साइक्लोन को। साइक्लोन कहाँ बोला जाता है, जो इंडिया वाले जो रीजन है। बाकी वाइली वेली कहाँ बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। मैप वो जो है इथोपिया और जो बाकी न्यूज़ है वो देख लेते हैं एक बार।
तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देख रहे थे हम पहले, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो HOA जस्ट इनटू द अरेबियन सी फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एंड इज लोकेटेड अलोंग द साउथ ऑफ द गल्फ ऑफ एडन। द रीजन इज द ईस्टर्न मोस्ट प्रोजेक्शन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका का जो ईस्टर्न मोस्ट प्रोजेक्शन है वहाँ पे ये है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि केन्या, वो भी जब ऑप्शन में आता है तो वो केन्या को भी राइट कर देते हैं, बट केन्या नहीं है, ठीक है। तो सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती या जिबूती, कुछ भी बोल रहा है ना, ये आपको देख रहे हैं केन्या क्योंकि इधर है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में केवल ये कंट्रीज है, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया। इसकी आप मुझे कैपिटल बता सकते हैं, दूसरा आप गूगल पे मैप सर्च करके, ठीक है, इफ़ यू वांट, तो आपको मतलब और क्लैरिटी हो जाएगी, आपको कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे यही था कि प्राइम मिनिस्टर जो एबी अहमद हैं, ही ब्रोक द नियरली 2 decades stalemate अनाउंसिंग दैट इथोपिया वुड अबाइड बाई द फुल टर्म्स ऑफ 2000 एग्रीमेंट, ठीक है। तो इन्होंने यही डील मतलब साइन कराई, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो क्लैशेस थे वो रिजॉल्व हो गए थे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो इथोपिया के हैं एबी अहमद अली, इनको जो था नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया, यही, ठीक है, इरिट्रिया और इसके बीच में, इथोपिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। देन पीस बिटवीन इथोपिया, इतना ही इसमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। देन यहाँ पे जो है दैट इज़ रिलेटेड टू गिलगित बाल्टिस्तान के इम्पोर्टेंस वाला था। यहाँ पे पहले मैं आपको साहिल रीजन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता है एक जगह है माली, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेररिस्ट, मतलब यहाँ पे फ्रांस ने अटैक किए, ठीक है, फ्रांस ने अटैक किए। और ये वाले जो सारे रीजन है, यहाँ पे एक मिलिटेंट है काफ़ी ज़्यादा, वो मतलब थ्रेट है उनसे, इन सारी कंट्रीज़ को। तो वो क्या है, बोको हरम, उनके भी अटैक यहाँ पे होते रहते हैं। तो ये वाली जो रीजन है, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान, तो यहाँ पे इस वाले रीजन को क्या बोला जाता है, साहिल रीजन, ठीक है, साहिल रीजन अफ्रीका। तो कभी भी पूछा जाए तो ये है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाड में जो है फ्रांस का मिलिट्री बेस भी है, और यहीं से ही मतलब ये अपने जो इक्विपमेंट है उनकी सहायता से ये यहाँ सारी चीज़ें उस पर मतलब नज़र रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मतलब अगर ये रेडिकलाइज हो जाते हैं ये वाली सारी कंट्रीज़, तो कहाँ कहाँ जाएंगे, उसका इम्पैक्ट अल्जीरिया में पड़ेगा, लीबिया में पड़ेगा, इजिप्ट में पड़ेगा। अब ये वाले सारी कंट्रीज़ में भी, यहाँ पे भी अगर ये जो मिलिटेंट है, रेडिकलाइजेशन ज़्यादा हो स्प्रेड होगा, तो यहाँ से आपको पता है ऊपर क्या है, सीधा यहाँ यूरोप है ना। तो ये सारी कंट्रीज़ का इम्पैक्ट फिर यूरोप पे भी पड़ेगा, तो एक मेजर थ्रेट यहाँ से हो जाएगी, है ना। माले की कैपिटल क्या है, बुर्किना फासो ही है, आई गेस, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना ये है या नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड एक और टर्म है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑपरेशंस भी हुआ था, ऑपरेशन बरखाने, ठीक है। तो सारी मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक लिंक भी बनता रहे कि किस तरीके से चीज़ों को मतलब ध्यान में रखना है। ऑपरेशन बरखाने अगर आ जाता है तो ये क्या है, एज एन ऑन गोइंग एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन, ये अगस्त 1 2015 में 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, विच इज़ लेड बाय द फ्रेंच मिलिट्री, ठीक है, फ्रेंच मिलिट्री अगेंस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप्स इन अफ्रीका साहेल रीजन, ठीक है। तो अब आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होगी कि जब साहेल रीजन का है तो कौन सा रीजन हो गया है ना, मैंने बताया वो सारे रीजन। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ रफली 5000 स्ट्रॉन्ग फ्रेंच फोर्स विच इज परमानेंटली हेडक्वार्टर इन N'Djamena, the capital of Chad, and the operation is led in cooperation with 5 countries and former French colonies स्पैन द साहेल, ठीक है, बुर्किना फासो, चड, माली, मॉरिटानिया, नाइजर। तो ये कंट्रीज जो है इनको G5 साहेल भी बोला जाता है, ठीक है, G5 साहेल। और ये जो है ऑपरेशन नेम्ड आफ्टर अ क्रेसेंट शेप डून इन द सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, G5 साहेल, ऑपरेशन बरखाने। और जो साहेल कंट्रीज़ हैं वो भी मैंने बता दिया है। माले के बारे में देख लेते हैं, माली या फिर माली, जो भी बोलो आप, ठीक है, माली। तो ये है माली, ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है ये है बमाको, ठीक है। बुर्किना फासो ये खुद में एक कंट्री है, ठीक है, बमाको ये माली की कैपिटल है। यहाँ पे ये नाइजर रिवर है, ये नाइजर है, ये अल्जीरिया है, यहाँ पे सारा डिजर्ट ये है, पूरा इसका पार्ट है। तो ये क्या है, इज़ अ वास्ट कंट्री स्ट्रेचिंग इनटू द सहारा डेजर्ट इन वेस्टर्न अफ्रीका एंड वंस होम टू सेवरल प्री कॉलोनीज एम्पायर, लैंडलॉक्ड एरिड अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ माली इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कॉन्टिनेंट, ठीक है, और पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड भी है, बहुत गरीब देश है। दूसरा ये कि अगर इसको इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रांस से 1960 में, तब से ये बहुत ज़्यादा चीज़ों से सफ़र कर रहा है। एक तो सूखे की समस्या है, ड्राट है यहाँ पे, दूसरा ये रिबेलियंस की, और जो 23 साल से यहाँ पे क्या है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है अंटिल डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1992, ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। इट हैज़ एक्सपीरियंस सेवरल मिलिट्री टेक ओवर्स, ठीक है,
और जिहादिस्ट अटैक यहाँ पे होते रहते हैं। एथनिक्स वायलेंस, बमाको इज़ अ कैपिटल, 19 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। और मेजर लैंग्वेज फ्रेंच, बम्बारा, बार्बर, अरेबिक, इस्लाम एंड जस्ट बिलीफ। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो प्रॉब्लम है ये देख लो कि क्या क्या यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक क्राइसिस है यहाँ पे, कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। दूसरा ये कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, डिस्प्यूटेड लेजिस्लेटिव इलेक्शंस यहाँ पे हुए थे मार्च 2020 में, और ज़्यादा यहाँ से बढ़ गए, ठीक है। सिक्योरिटी क्राइसिस है, टेररिज्म को लेके हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिहादिस्ट एक्शंस, ठीक है। और सिविलियंस के अगेंस्ट में जो मिलिट्री के एक्शंस हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो यहाँ पे है मिशन सागर, ठीक है, मिशन सागर सेकंड। तो आप मुझे बताएं प्लीज़ कि मिशन सागर फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मिशन सागर फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? अगर हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात होती है तो हमारे पास सागर मिशन की भी बात होती है, ठीक है। तो हमेशा हमको सागर मिशन को भी मेंशन करना है अगर हम इंडिया के रिलेशन अपने नेबरहुड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2 इंडियन नेवल शिप एरावत विल डिलीवर फूड एड टू सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड इरिट्रिया, ठीक है। तो ये सारे ही न्यूज़ में रीजन है, इसलिए आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका एटलीस्ट यहाँ तो अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पे कैपिटल भी आ गई है, अगर कमेंट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इथोपिया की अदिस अबाबा, सोमालीलैंड जो है सोमालिया की, और यहाँ सोमालिया की है मोगादिशु, ठीक है, मोगादिशु, ये सारे रीजन है। और इरित्रिया, अस्मारा, ठीक है। तो ये है, तो मिशन सागर में यही है कि एड देगा, मतलब फूड एड, ठीक है, एरावत जो है। और इसके अलावा इंडिया की जो रीच है मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरस एंड प्रोवाइडेड फूड एड मेडिसिन, ठीक है। तो मई जून 2020 में यहाँ पे भी हम लोग गए थे, इंडिया ने। यहाँ पे ये सब देख रहे हो, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशल्स यहाँ पे है, और बाकी मोगादिशु, ठीक है, सोमालिया की कैपिटल, केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी, है ना। और युगांडा की कंपाला, रवांडा, ये सारे देख लो। और ये सूडान है, ठीक है, यहाँ पे सूडान है। और ये क्या है? साउथ सूडान, ठीक है। तो ये भी है। तो द असिस्टेंट इज लाइन विद इंडियाज रोल एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशियन रीजन। और जो ये सारी जो है ये कंट्रीज़ अभी जो मैंने बताया, तो ये इंडियन ओशियन कमीशन का भी पार्ट है। इंडियन ओशियन कमीशन का अगर पार्ट आ जाए तो वो कौन है? मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स अलॉन्ग विद ला रेनियन, ठीक है। तो ये सब है। और दूसरा ये कि अर्लियर इंडिया हैड सेंट इंडियन नेवल शिप INS केसरी, ठीक है, INS केसरी को भेजा था, अभी INS एरावत को हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन का आप आंसर दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन इज security and growth for all in the region is India's strategic vision for the Indian Ocean region. As part of Mission Sagar 2, Indian naval ship Airavat will deliver food aid to Sudan, South Sudan, Djibouti, Eritrea. Which of the above statements are correct? So 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2, ठीक है। You have to tell the answer. आप प्लीज़ आंसर करें इसका, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अब तो आंसर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मतलब बता रहे हो तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। बहरीन, कुवैत, ओमान, इजराइल। तो इसमें से बताएं कि कौन GCC का पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू VGIR, ठीक है। तो ये कल के न्यूज़पेपर में था, ये VGIR वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर कर रहे हैं, आज किया था 5 नवंबर 2020 में। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो इसमें यही है कि एक डायलॉग इस्टेब्लिश होगा, एक्सक्लूसिव डायलॉग, किसके बीच में? ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में और जो इंडिया के बिजनेस लीडर हैं उनके बीच में, और हाईएस्ट डिसीजन मेकर हैं जो गवर्नमेंट की साइड से हैं एंड फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स, ठीक है। तो ये वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR 5 नवंबर 2020 को हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आइडेंटिफाइज 100 सिटीज इंक्लूडिंग 30 इन इंडिया फेसिंग सीवियर वाटर रिस्क बाय 2020, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने आइडेंटिफाई किया है 100 सिटीज़ को। इंडिया में 30 सिटीज़ हैं ऐसी कि जो 2050 तक क्या करेंगी?
सीवियर वाटर क्राइसिस हम फेस करेंगे, ठीक है। 30 सिटीज़ ऐसी हैं। तो ये आपके इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन टॉपिक्स को ये कवर करता है। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं। अब सिटीज़ इसमें ये बोला गया है कि ग्लोबल हब्स जैसे हैं, तो उसमें बीजिंग हो गया, ठीक है, चाइना की कैपिटल, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, इस्तानबुल टर्की में है ना इस्तानबुल, हांगकांग, मक्का एंड रियो दी जेनेरियो, ठीक है, ब्राज़ील में। तो इंडियन सिटीज़ की अगर हम बात करें तो जयपुर, इंदौर, थाने, श्रीनगर, राजकोट, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर। मोर देन हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी आर फ्रॉम चाइना इन इंडिया, ठीक है। तो ज़्यादातर जो 100 सिटीज़ में से जो ज़्यादा सिटीज़ हैं आधी वो इंडिया और चाइना की ही हैं। एंड व्हाट्स द कंसर्न एंड चैलेंज, तो यही है कि ग्रेव वाटर रिस्क अगर हो जाएगी तो आपको बताया कि ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। 2050 तक बोला है कि 51% होगा इंक्रीमेंट फ्रॉम 17% इन 2020। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ये भी आप देख सकते हो कि जो हमारी सिटीज़ है ना, वहाँ पे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होने चाहिए। और जो रिवर की जो हेल्थ है, रिवर बेसिन्स की, तो उसको भी मतलब इन्हांस करना होगा, वेटलैंड को बिल्ड करना होगा, रिसाइलेंस टू वाटर रिस्क, टू मैनेज इनिशिएटिव। जो पब्लिक फंडिंग पूल है ना, वो भी क्रिएट करना होगा, जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है उसके साथ कोलेब्रेशन करके, है ना। और दूसरा ये कि सिटीज़ का भी सपोर्ट चाहिए, है ना, ग्रेटर ग्लोबल एफर्ट्स में, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको इमिशन को मिटिगेट करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट जो है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। इनिशिएटिव फॉर गुड एंड विजिलेंट गवर्नेंस लॉन्च्ड, ठीक है। तो रिसेंटली क्या है, ये आपके जीएस प्रीलिम्स का एंड जीएस सेकंड का गवर्नेंस का ये पार्ट कवर कर रहा है ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड है। तो रिसेंटली अभी हुआ क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो DARPG इन्होंने एक इनिशिएटिव के साथ ही आगे आए हैं, जो किसके लिए है, फॉर गुड एंड विजिलेंट गवर्नेंस, ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक्स भी चल रहा था, ठीक है, हफ्ता ये जो था सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक का 2020 का। तो इसके की टेक अवेज देख लेते हैं हम। आइडियाज़ बॉक्स ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैंडमिक, ठीक है, एक तो ये लॉन्च हुआ है, ठीक है, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैंडमिक, आइडियाज़ बॉक्स ये लॉन्च हुआ है। तो ये क्या होगा, ऑपरेशनलाइज होगा बोथ ऑन द DRPG एज वेल एज द माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, दोनों ही साइट पे ही होगा। सोशल मीडिया ट्वीट्स जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ई गवर्नेंस, ठीक है, तो ये भी लॉन्च हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ई गवर्नेंस। एंड राउंड टेबल डिस्कशन हुआ है, सार्थक भारत, सतर्क भारत समृद्ध भारत, ठीक है, सतर्क भारत समृद्ध भारत, तो ये लॉन्च हुआ है, यानी कि विजिलेंट इंडिया एंड प्रॉस्परस इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन की हम बात करें तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो था ये ऑब्जर्व किया गया था, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर सप्ताह ड्यूरिंग द वीक ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे के ही टाइम पे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस साल की जो थीम है वो क्या है, सतर्क भारत समृद्ध भारत, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो हम CVC के बारे में बात करें तो ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, केवल संसद के प्रति ये जवाबदेह है। और अगर हम एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन की बात करें, जो ऑल विजिलेंस एक्टिविटीज़ को देखता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। और ये सारी अथॉरिटीज़ होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनको क्या करता है, एडवाइस भी करता है किस चीज़ में, जो भी वर्क होता है विजिलेंस वर्क, तो उसको प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में, उसको रिव्यू करने में। और आपको पता है कि एक संथा नाम थे, ठीक है, के संथा नाम करके, तो एक कमेटी फॉर्म हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि CVC होना चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, तो ये होना चाहिए। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। ये एक्ट आया था 2003 में, कब आया था, CVC का जो एक्ट है वो 2003 में आया था। तो इसमें कौन कौन है, इसके चेयरपर्सन है एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर मेंबर्स, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, कैसे करते हैं, जो एक कमेटी होती है, एक कमेटी करती है रिकमेंड प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब इस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड होम मिनिस्टर होते हैं, दैट मीन्स अभी कौन है, राजनाथ सिंह है जैसे, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, तो लीडर ऑफ अपोजिशन। और टेन्योर 4 साल का होता है या फिर 65, विच एवर इज अर्लियर, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट जो है गंगा उत्सव से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। गंगा उत्सव तो 4 नवंबर 2008 को ये नेशनल रिवर ऑफ इंडिया जो है गंगा को डिक्लेयर किया था। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक जानना फैक्ट। और ये हुआ था अभी नेशनल रिवर गंगा जो उत्सव है सेलिब्रेट किया गया था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG भी पता होना चाहिए, ठीक है। NMCG सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल एवरी ईयर। तो अभी ये जो है इम्प्लीमेंटिंग विंग है नेशनल गंगा काउंसिल की, सेटअप इन 2016, ठीक है। नेशनल गंगा काउंसिल जो हुई थी सेटअप कब हुई थी? 2016 में। इसने रिप्लेस किया था NRGBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। ओके। एंड 3 day फेस्टिवल है टू प्रमोट स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब इसमें जो प्रोग्राम है ये सब ये हुए थे, GTF जो थी कंडक्टेड, इसने क्या किया था? फॉरेस्ट्रेशन ड्राइव है ना, और नेशनल कैडेट क्रॉप्स जो थे, एजुकेशनल टूर फॉर यूथ, GTF। तो ये सब चीज़ें हैं और इनको आप थोड़ा सा जूम इन करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिनी गंगा क्वेस्ट, और ये थोड़ा सा की पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए कि क्या क्या वैल्यू एडिशन आप अगर आंसर राइटिंग करनी है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी तो ये 2009 में फॉर्म हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। क्लीन गंगा फंड 2014 में फॉर्म हुआ था, क्लीनिंग अप ऑफ द गंगा, ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी यहाँ पे सेटअप हुआ था, और बायोटिक डायवर्सिटी जो है रिवर की, उसके भी कंजर्वेशन की बात हुई थी कि उसका संरक्षण होना चाहिए। एक भुवन गंगा ऐप भी है, ठीक है। ये भी मॉनिटर करती है जो भी पोल्यूशन होता है रिवर गंगा में उसको। बैन ऑन वेस्ट था 2017 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इन्होंने बैन कर दिया था कि कोई भी डिस्पोजल, मतलब एनी वेस्ट है ना, डिस्पोजल ऑफ एनी वेस्ट इन द गंगा, 2017 में बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल, NGT का इनिशिएटिव है, ओके। गंगा की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है। ओवर 2510 किलोमीटर माउंटेन्स, वैली एंड प्लेन्स इज रिवर्ड बाय हिंदूज एज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑन अर्थ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी इसको बोला जाता है गंगा को। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से इन द हिमालयाज एज द भागीरथी रिवर, ठीक है। उस टाइम पे इसको भागीरथी रिवर है, वहाँ पे गंगा नहीं है। उसके बाद ये ज्वाइन होती है बाय अदर रिवर सच एज द अलकनंदा, यमुना एंड सोन, गोमती, कोसी, घाघरा, ठीक है। तो बेसिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। और गंगा रिवर डॉल्फिन जो है यहाँ पे इंडेंजर्ड एनिमल है, ठीक है। ये केवल इसी यहाँ पे ही रहती है, इसी लोकेशन पे रहती है। और बाकी सुंदरबन आपको पता ही है ना, स्वैम्स ऑफ बांग्लादेश, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। गंगा रिवर ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे, ये INS एरावत का तो हमने पढ़ लिया। सैटेलाइट टू डिडक्ट ड्रग कल्टीवेशन इन उड़ीसा, नवंबर 2020 की ही ये भी न्यूज़ है। तो उड़ीसा का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, इन्होंने क्या प्रपोज किया है? टू हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दैट इलिसिट हेम्प, अ वेराइटी ऑफ कैनबिस, ठीक है। तो कैनबिस की ही वेराइटी है, आपको पता है मैरिजुआना जो होता है, ठीक है, मैरिजुआना, तो उसी की है। यूजिंग रिपोर्ट, तो यहाँ पे मतलब ये पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सी जगह पे कल्टीवेशन इसका हो रहा है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन फॉर फील्ड लेवल ऑफिशियल्स, वैसे हैज़ प्रपोज टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन रिपोर्टिंग बाय विच पीपल कैन टेक इमेजेस वीडियो ऑफ एनी इलीगल हेम्प कल्टीवेशन एंड रिपोर्ट थ्रू एन एप्लीकेशन। तो आप इसको क्या कर सकते हो? एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो एक न्यूज़ थी 6th की ही, कि इंडिया टेस्ट इनहेंस पिनाका सिस्टम, ठीक है। तो पिनाका MK1 जो मिसाइल है, ये किसने डेवलप की है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये फ्लाइट टेस्ट हो गया है इसका, कहाँ से? ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर में है, उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ से इसका फ्लाइट टेस्ट हुआ है। एंड इनहेंस वर्जन है वाज टेकन अप टू अचीव लॉन्गर रेंज परफॉर्मेंस कंपेयर टू द अर्लियर डिजाइन विद लेसर लेंथ। तो ये है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक फॉर्म किया पैनल लुक इनटू TRP सिस्टम। तो अर्नब फाउंडेड NBF राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर फॉर स्पेशल एजेंसी फॉर मीडिया मिसकंडक्ट, है ना। तो ये NBF जो है दैट मीन्स न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन। तो ये एक इंडस्ट्री बॉडी है
जो लास्ट ईयर ही अर्नब गोस्वामी जो एडिटर इन चीफ है रिपब्लिक टीवी के, तो उन्होंने ही फाउंड किया था। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सेंटर ने ये अनाउंस किया है कि एक 4 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसको हेड कौन कर रहे हैं, प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटी, ठीक है। तो वेम्पटी टू लुक इनटू द टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी सिस्टम एंड रिकमेंडेड एनी चेंजेस रिक्वायर्ड, जो भी चेंजेस अगर चाहिए होंगे मोर रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो कौन है इसके हेड कौन कर रहे हैं, शशि शेखर वेम्पति, 4 मेंबर इसके कमेटी के होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है टीआरपी से रिलेटेड, ठीक है। टीआरपी क्या है, टीआरपी इज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो और तो बाकी इलेक्शन से ही रिलेटेड है, यूएस के इलेक्शन और बिहार में जो इलेक्शन है वही है, और कुछ खास है नहीं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।